बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं क्या सर मैं स्पोकन में बात कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं यदि आपका टेंस कंप्लीट है तो, क्योंकि आपको सेंटेंस को फ्रेम करने में ये एक महत्वपूर्ण टूल है टेंस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नेम फेम क्लासेज। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस मैंने प्रोवाइड किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि रेगुलर बेस्ड पर आपको वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस बनाने में एग्जामिनेशंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिलेबस में पहला चैप्टर टेंस एंड वॉइस का दिया था, है ना, टेंस का दिया था। टेंस के साथ आपको मैं साथ ही साथ वर्ब का रूल बताते चला जाऊंगा तथा वॉइस का भी रूल बताते चला जाऊंगा। कहने का मतलब आपको ये हुआ कि टेंस के साथ आप वॉइस भी पढ़ पाओगे तथा वर्ब भी पढ़ पाओगे। अब यहाँ ये देखिए कि आपको टेंस क्यों पढ़ना है। देखिए, टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कवर किए जाएंगे, और वो जो कवर कर पाएंगे आप इसके माध्यम से मैंने प्रैक्टिस सेक्शंस में आपको लिखाया था कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, fill in the blanks, close test, PQRS, पैसेज, इवन आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो भी आपको ये आपका काफ़ी हेल्पफुल करता है। और यदि आपका बेसिक वीक है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसके माध्यम से ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ये पता है कि आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। एग्जामिनेशंस में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कॉमन एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, क्लोज टेस्ट के रूप में, PQRS के रूप में, पैसेज के रूप में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूप में। इवन आपका बेसिक वीक है तो ट्रांसलेशन बनाने में भी आपके लिए टेंस, वॉइस एंड वर्ब काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं क्या सर मैं स्पोकन में बात कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं यदि आपका टेंस कंप्लीट है तो, क्योंकि आपको सेंटेंस को फ्रेम करने में ये एक महत्वपूर्ण टूल है टेंस। तो आइए जानते हैं, आज हम लोग टेंस में टोटल हम लोग 10 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में आपको टोटल 10 स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा, पास्ट टेंस में आपको 10 स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तथा फ्यूचर टेंस में आपको 5 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट आपका लिया जाएगा टेंस का। ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसको भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं टेंस चैप्टर को। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस कहते किसको हैं, है ना। शुरुआती दौर में मैं आपको टेंस का डिफिनेशन ही स्टार्ट करता हूं। टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम of an action, an event or a state. Tense is a form taken by a verb to indicate the time of an action, an event or a state.
इस डेफिनेशंस का क्या मतलब हुआ कि टेंस एक फॉर्म है जो कि वर्ब से लिया गया है। क्यों लिया गया है? तो ये कहता है टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन के समय को बतलाने के लिए लिया गया है, इवेंट के समय को बतलाने के लिए लिया गया है, और ये स्टेट अवस्था को बतलाने के लिए लिया गया है। ठीक है ना। अब इसी तरह से जो है टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। वी ऑल नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नाउ ईच ऑफ द 3 टेंसेज हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन्स। प्रत्येक टेंस को 4 उपवर्गों में बांट दिया गया है। दे आर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। There are 4 kinds of present tense. They are present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. There are 4 types of tense of past indefinites: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 उपवर्ग हैं। वो 4 उपवर्ग कौन है हमारे सामने? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको टेंस तथा टेंस के जो डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और टेंस कितने प्रकार के हैं ये भी समझ में आ गया, तथा प्रत्येक टेंस को कितने उपवर्गों में बांटा गया है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए इसके आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे तथा इससे एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो क्या इसको मिटा दिया जाए? यदि आपने नोट कर लिया है तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस में मैं आपको 10 स्ट्रक्चर बताऊंगा। आज मैं उन्हीं को स्टेप वाइज एक एक स्ट्रक्चर करके पढ़ाते चला जाऊंगा। आज के क्लास में देखिए ये स्ट्रक्चर्स मैं पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस। मैं फिर से बता दूं आपको कि मैं प्रेजेंट टेंस का 10 स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और आज का पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जामिनेशंस में किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 अप्लाई करना है। तो जब आप सेंटेंस को I, B, U, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ V1 का यूज करते हैं हम लोग। जब आप सेंटेंस को ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो V5 का यूज करते हैं। जी हाँ, पहला और फॉरमोस्ट चीज़ आपको इस स्ट्रक्चर्स में जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। तो जब आप सेंटेंस को I से स्टार्ट करते हैं, B से स्टार्ट करते हैं, U से स्टार्ट करते हैं, दे से स्टार्ट करते हैं या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो V1 का यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस को ही से स्टार्ट करते हैं तो V5 लगाते हैं, सी से स्टार्ट करते तो V5 लगाते हैं, इट से स्टार्ट करते तो V5 लगाते हैं,
तथा किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो V5 लगाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? When we talk about one person or thing is said to be singular subject। जब हम किसी एक व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा राम आम खाता है, तो इसमें कितना व्यक्ति का बोध हो रहा? जी हाँ, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है और वो व्यक्ति कौन है? राम। तो राम से एक का बोध हो रहा है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जस्ट उसी का अपोजिट कर दे तो प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी अ प्लूरल सब्जेक्ट। जब हम एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हमने कहा राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम से कितना व्यक्ति का बोध हुआ? एक से अधिक व्यक्ति का बोध हुआ। तो जब एक से अधिक व्यक्ति का बोध हुआ तो वो हमारा क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से हम इनमें से किसी भी प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वो हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट का वर्क करता है। जैसे हमने कहा ही एंड आई, तो इससे कितना व्यक्ति का बोध हुआ? दो व्यक्ति का बोध हुआ। तो जब दो व्यक्ति का बोध होगा तो हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे हमने कहा ही एंड राम, तो कितना व्यक्ति का बोध हुआ? जी हाँ, दो व्यक्ति का बोध हुआ। और जब दो व्यक्ति का जब भी बोध होगा, कहने का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध होगा तो वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट की स्थिति में हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द डूअर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी सब्जेक्ट। काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? हाँ, मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह खाना खाता है, तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह यहाँ क्या होगा? ये होगा हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वस्तु के बारे में बात करते हैं, स्थान के बारे में बात करते हैं, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है। और प्रोनाउन जब वो संज्ञा के बदले सेंटेंस में यूज किए जाएंगे तो वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे हमने राम की जगह ही लिखा तो ही क्या होगा? ही एक प्रोनाउन होगा। यदि हमने बच्चे की जगह, बच्चे को इंग्लिश में चिल्ड्रन कहते हैं, और चिल्ड्रन की जगह हम लोग को दोबारा यूज करना हो कोई वर्ड, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जी हाँ, प्रोनाउन यूज करेंगे, दे, है ना। तो दे क्या होगा? ये हमारा एक प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। ठीक है। आई होप कि ये कहाँ आपको V1 लगाना है, कहाँ V5 लगाना है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि V1 क्या है और V5 क्या है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। जब हम लोग हिंदी में कोई वर्ड बोलते हैं, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, तो ये सब हमारे क्या हैं? वर्ब हैं। जिस क्रिया के अंत में ना लग जाता है वो सब हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। और जब हम लोग इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं तो वो हमारा V1 में तैयार होता है। हमने क्या लिखा? खेलना का इंग्लिश प्ले, पढ़ना का क्या होता है? रीड, लिखना का क्या होता है? राइट, हंसना का क्या होता है? लाफ, गाना का क्या होता है? सिंग। तो ये जो वर्ब तैयार हो रहे हैं ये अपने आप में V1 फॉर्म में तैयार हो रहे हैं। और V5 बनाने के लिए इन सारे वर्ब में आपको एस या एस लगाना होता है ना। तो इसका V5 प्ले का क्या बनेगा? प्लेज। रीड का क्या बनेगा? रीड्स। राइट का क्या बनेगा? राइट्स। लाफ का क्या बनेगा? लाफ्स। सिंग का क्या बनेगा? सिंग्स। ये हमारा V5 फॉर्म बनेगा। बाकी V2 और V3 तथा V4 के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो में जैसे जैसे स्ट्रक्चर पढ़ाते चले जाएंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग को ज़रूरत है V1 और V5 का। तो हम लोग समझ चुके हैं कि V1
किस प्रकार से तैयार होता है और V5 किस प्रकार से तैयार होता है। अब देखिए, मैंने कहा किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है, आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करना है। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, V5 लगाना है। तो अब बताइए कि आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, प्ले या प्लेज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि आई के साथ हम लोग लिखेंगे प्ले। इसी प्रकार से इन सारे भव में सब्जेक्ट के साथ, है ना, जो अब दिख रहा है इसके साथ भी यूज करेंगे। मतलब आई, बी, यू, दे, ये किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग को क्या लगाना होगा, प्ले। मतलब आई प्ले, बी प्ले, यू प्ले, दे प्ले या चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन मैंने क्यों बोला, क्योंकि चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से हम लोग बोले पीपल प्ले, तो पीपल क्या हो गया, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ हम लोग V1 का यूज किए। ठीक है, जबकि एग्जामिनेशन में आपको क्या करेगा, प्ले की जगह आपको प्लेज लगा देगा। कहने का मतलब हो गया कि आई के साथ यदि आप प्लेज लगाते हैं तो ये 100% क्या होगा, गलत होगा, है ना। और आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना होगा, आई के साथ V1 लगाना होगा, आई प्ले, है ना। उसी प्रकार से जब आप सेंटेंस को, मैंने बताया कि ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, V5 यूज करते हैं, है ना। तो ये बताइए, ही प्लेज, सी प्लेज, इट प्लेज या राम प्लेज सही होगा या गलत होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही होगा प्लेज। यदि आप इसकी जगह पे प्ले लिखते तो ये गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट के डिमांड हैं कि अपने साथ V5 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। अब इसमें आप गेस कर सकते हैं क्या कि इसमें और एग्जामिनेशंस में किन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप निगेटिव बना रहे होते हैं तो निगेटिव बनाने के समय आपको ये ध्यान रखना होगा, देखिए ये निगेटिव जब आप बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट का निगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट प्लस V1 का यूज करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का निगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डज नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं, डज नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं। अब कहने का मतलब ये हो गया कि एग्जामिनेशन में आपको इस स्ट्रक्चर्स में तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली बात कि आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, आई, दूसरी बात आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। यदि आप डज यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट होता है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डू और डज के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है। यदि आप V2, V3, V4, V5 यूज करते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट होता है। इसी प्रकार से ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पहला टर्म V5 याद रखना है। दूसरा जो टर्म है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डज के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस में डू और डज दिखे तो उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म यूज करें। यदि आप V2, V3, V4 या V5 यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये तो हो गए कॉमन एरर, सेंटेंस स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट के ऑप्शन छांटने के लिए। अब ये किस टेंस का स्ट्रक्चर से, तो मैं लिख दूं यहाँ, आप लोगों ने यदि नोट कर लिया है तो मैं इसे मिटा दूं। देखिए ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो देख लें, ये कह रहा है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका आईडी क्या है, तो सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। जी हाँ, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है,
तो ये दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर्स है। पैसेज और क्लोज पैसेज का समझने के लिए प्रीसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसीए तथा स्पोकन में यूज करने के लिए आपको इसका क्या मतलब बताया जा रहा है, इसका आईडी बताया जा रहा है, मतलब कि पहचान बताया जा रहा है। सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा। अब जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है और आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो आप उसको V1 या V5 के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। जी हाँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आप बताइए मैं का इंग्लिश क्या होता है? तो आप कहेंगे मैं का इंग्लिश होता है आई। तो आई ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब जैसे ही आपने देखा आई तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि V1 यूज करें या V5 यूज करें, क्योंकि डायग्राम ये क्लियर बतला रहा है कि आई के साथ क्या लगाना है, आपको V1 का यूज करना है। तो बताइए ता हूँ, तो ता हूँ मतलब कि ये वर्ब आना चाहिए। तो आई के साथ क्या यूज करना है आपको? आई के साथ V1 यूज करना है। तो बताइए, मैंने कहा कि जब इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं तो ये अपने आप में ही तो V1 फॉर्म तैयार होता है। तो मैं पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई टीच। अब इसके लिए उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बच गया, आई टीच इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस का देखिए, यदि आप निगेटिव बनाते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या बनेगा इसका? इसका अनुवाद बनेगा आई। अब आई के साथ क्या लगाना निगेटिव बनाने के समय, डू या डज? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, डू का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद नॉट लगाएंगे और वापस चाहिए पढ़ाना का, टीच, और अंग्रेजी। तो इंग्लिश क्या हो गया इसका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जिसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब बताइए क्या बनेगा इसका? वह का इंग्लिश क्या होता है? जी हाँ, यहाँ ता है मतलब कि लड़का के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ही यूज करेंगे। जाना का क्या होता है, गो। तो अब आप बताइए कि ही के साथ V1 आएगा या V5? जी हाँ, ये आपको बताया गया कि ही के साथ V5 का यूज करना। तो गो तो ये V1 तैयार हुआ, तो इसका V5 क्या हो जाएगा, गोज। और उसके बाद बाजार जाता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू मार्केट। अब निगेटिव बनाना है उसका, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, तो क्या बनेगा, ही। अब ही के साथ निगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, डज नॉट। उसके बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गोज का गो V1 हो जाएगा, टू मार्केट। और आज हम इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। और इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसका हम लोग प्रैक्टिकल लेकर आएंगे, कॉमन एरा।